नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री की आज की सीरीज में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया मौन होकर देखती रह गई और अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथ में चला गया। 15 अगस्त 2021 की बात है। सुबह जब भारत में लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, तब तालिबान के लड़ाके अफगान की राजधानी काबुल पर घेरा डाल रहे थे और अफगान नागरिकों की आजादी पर कब्जा पक्का कर रहे थे। पिछले 3 महीने से जारी लड़ाई में कंधार, हेरात, कुंडूज, जलालाबाद, बल्क समेत अफगानिस्तान के बाकी हिस्से एक एक करके तालिबान के कब्जे में आते चले जा रहे थे, लेकिन राजधानी काबुल में इतनी जल्दी हलचल मचने वाली है, इसका अंदाजा शायद ही किसी को था। रविवार की सुबह तालिबान के लोगों ने अचानक काबुल पर घेरा डाला और अफगान सरकार और सेना बिना मुकाबला किए सरेंडर करती दिखी। इस बीच अमेरिकी डिप्लोमेट्स को अफगान में काबुल से ले जाते हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी पूरी दुनिया ने देखी। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अफगानिस्तान और तालिबान का इतिहास और कैसे हुई अफगानिस्तान की ऐसी हालत, कौन कर रहा था तालिबान को सपोर्ट। बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर भारत के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। कहना चाहिए कि वो 7वीं सदी तक अखंड भारत का हिस्सा था। अफगान पहले एक हिंदू राष्ट्र था, बाद में ये बौद्ध राष्ट्र बना और अब वो एक इस्लामिक राष्ट्र है। 26 मई 1739 को दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह अकबर ने ईरान के नादिर शाह से संधि कर उपगण स्थान यानी कि अफगानिस्तान उसे सौंप दिया। यहाँ हिंदू कुश नाम का एक पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके उस पार कजाकिस्तान, रूस और चीन जाया जा सकता है। ईसा के 700 साल पूर्व तक ये स्थान आर्यों का था। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी होटलों की श्रृंखला का नाम आर्यान था और हवाई कंपनी भी आर्याना के नाम से जानी जाती थी। उत्तरी अफगानिस्तान का बल्ख प्रांत दुनिया की कुछ बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विरासतों को सहेजे हुए है। इसके कुछ प्राचीन शहरों को दुनिया के सभी शहरों का जनक कहा जाता है। ये बल्ख के तराई इलाकों की समतल भूमि है, जिसके प्राचीन व्यापारिक मार्ग ने खाना बदोशों, योद्धाओं, साहसी लोगों और धर्म प्रचारकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वैसे आपको बता दें कि 17वीं सदी तक दुनिया में अफगानिस्तान नाम का कोई देश नहीं था, यानी कि आज से 300 साल पहले तक अफगानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र था ही नहीं। 6वीं सदी तक ये एक हिंदू और बौद्ध बहुल क्षेत्र था। यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू राजा राज करते थे। उनकी जाति कुछ भी रही हो, लेकिन वो सभी आर्य थे और वो तुर्क और पठान आर्यवंशी राजा थे। बौद्ध काल में अफगानिस्तान ईसा सन 7वीं सदी तक गांधार के अनेक भागों में बौद्ध धर्म काफी उन्नत था। 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया और 1870 में अरब सेनापति याकूब एलेस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में ले लिया और इसके बाद यहाँ के हिंदू और बौद्धों का जबरन धर्मांतरण अभियान शुरू किया गया और अफगानी लोग मुसलमान बनाए गए। कब हुई थी तालिबान की शुरुआत? पश्तो जुबान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। 90 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था, उसी दौर में तालिबान का उभार हुआ। माना जाता है कि पश्तो आंदोलन पहले धार्मिक मदरसों में उभरा और उसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था। जल्द ही तालिबानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फैले पश्तून इलाके में शांति और सुरक्षा की स्थापना के साथ साथ शरिया कानून के कट्टरपंथी संस्करण को लागू करने का वादा करने लगे थे। इसी दौरान दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव तेजी से बढ़ा। सितंबर 1995 में उन्होंने ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया। इसके ठीक 1 साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा जमा लिया। अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण। उन्होंने उस वक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटाया था। रब्बानी सोवियत सैनिकों के अतिक्रमण का विरोध करने वाले अफगान मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में थे। साल 1958 आते आते करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था। सोवियत सैनिकों के जाने के बाद
अफगानिस्तान के आम लोग मुजाहिदीन की जातियों और आपसी संघर्ष से ऊब गए थे। इसीलिए पहले पहल तालिबान का स्वागत किया गया। भ्रष्टाचार पर अंकुश, अराजकता की स्थिति में सुधार, सड़कों का निर्माण और नियंत्रण वाले इलाके में कारोबारी ढांचा और सुविधाएं मुहैया कराना, इन कामों के चलते शुरुआत में तालिबानी लोकप्रिय भी हुए। लेकिन इसी दौरान तालिबान ने सजा देने के इस्लामिक तौर तरीकों को लागू किया, जिसमें हत्या और व्यभिचार के दोषियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी देना और चोरी के मामले में दोषियों के अंग भंग करने जैसी सजाएं शामिल थीं। पुरुषों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाली बुर्का का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया। तालिबान ने टेलीविजन, संगीत और सिनेमा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी और 10 साल और उससे अधिक उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई। तालिबान सरकार को मान्यता देने वाले देश तालिबान पर मानवाधिकार के उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार से जुड़े कई आरोप लगने शुरू हो गए थे। इसका एक बदनामी भरा उदाहरण साल 2001 में तब देखने को मिला जब तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध के बाद भी मध्य अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध की प्रतिमा को नष्ट कर दिया। तालिबान को बनाने और मजबूत करने के आरोपों से पाकिस्तान लगातार इनकार करता रहा है, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शुरुआत में तालिबानी आंदोलन से जुड़ने वाले लोग पाकिस्तान के मदरसों से निकले थे। अफगानिस्तान पर जब तालिबान का नियंत्रण था, तब पाकिस्तान दुनिया के उन 3 देशों में शामिल था जिसने तालिबान की सरकार को मान्यता दी थी। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी तालिबानी सरकार को मान्यता दी थी, उसे स्वीकार किया था। तालिबान के निशानों पर मलाला यूसुफजई। तालिबान से अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ने वाले देशों में भी पाकिस्तान सबसे आखिरी देश रहा। एक ऐसा समय भी आया जब तालिबान ने उत्तर पश्चिम में अपने नियंत्रण वाले इलाकों से पाकिस्तान को अस्थिर करने की धमकी भी दी। इसी दौर में तालिबानी चरमपंथियों ने अक्टूबर 2012 को मिगोरा नगर में अपने स्कूल से घर लौट रही मलाला यूसुफजई को गोली मार दी थी। कहा गया कि तालिबानी शासन के अत्याचार पर छद्म नाम से लिखने के चलते 14 साल की, जी हां, सिर्फ 14 साल की मलाला से तालिबानी नाराज थे। इस घटना में मलाला बुरी तरह घायल हो गई। उस वक्त पाकिस्तान में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की काफी निंदा हुई थी। इस घटना के 2 साल बाद तालिबानी चरमपंथियों ने पेशावर के एक स्कूल पर हमला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में तालिबान का प्रभाव काफी कम हो गया। साल 2013 में अमेरिकी ड्रोन हमले में तालिबान का पाकिस्तान में कमान संभाल रहे हकीमुल्लाह महमूद सहित 3 अहम नेताओं की मौत हुई। अल कायदा का ठिकाना। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद दुनिया भर का ध्यान तालिबान पर गया। हमले के मुख्य संदिग्ध ओसामा बिन लादेन और अल कायदा के लड़ाकों को शरण देने का आरोप तालिबान पर लगा। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व में सैन्य गठबंधन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले सप्ताह में तालिबान का शासन खत्म हो गया। दुनिया के सबसे बड़े तलाशी अभियान के बाद भी ओसामा बिन लादेन और तब के तालिबानी प्रमुख रहे मुल्ला मोहम्मद उमर और उनके दूसरे साथी अफगानिस्तान से निकलने में कामयाब रहे। तालिबान गुट के कई लोगों ने पाकिस्तान के क्वेटा शहर में पनाह ली और वो वहां से ही लोगों को निर्देश करने लगे थे। हालांकि पाकिस्तानी सरकार क्वेटा में तालिबान की मौजूदगी से हमेशा इनकार करती रही। असुरक्षा और हिंसा का माहौल। भारी संख्या में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी के बाद भी तालिबान ने धीरे धीरे खुद को मजबूत किया और अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को बढ़ाया। इसका नतीजा ये है कि देश में असुरक्षा और हिंसा का वैसा माहौल फिर से दिखने लगा जो 2001 के बाद कभी नहीं देखा गया था। सितंबर 2012 में तालिबान लड़ाकों ने काबुल में कई हमले किए और नेटो के कैंप पर भी धावा बोला। साल 2013 में शांति की उम्मीद तब जागी जब तालिबान ने कतर में दफ्तर खोलने का ऐलान किया। हालांकि तब तालिबान और अमेरिकी सेना का एक दूसरे पर भरोसा कमजोर था, जिसके चलते हिंसा नहीं थमी। अगस्त 2015 में तालिबान ने स्वीकार किया कि
सरकार ने मुल्ला उमर की मौत को 2 साल से ज्यादा समय तक जाहिर नहीं होने दिया। मुल्ला उमर की मौत कथित स्वास्थ्य समस्याओं के चलते पाकिस्तान के एक अस्पताल में हुई थी। अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता। इसी दौरान तालिबान ने साल 2001 की हार के बाद पहली बार किसी प्रांत की राजधानी पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया था। रणनीतिक तौर पर बेहद अहम शहर कुंदूज पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। मुल्ला मंसूर की हत्या अमेरिकी ड्रोन हमले में मई 2016 में हुई और उसके बाद संगठन की कमान उनके डिप्टी रहे मौलवी हिब्तुल्लाह अंखुजादा को सौंपी गई। अभी इन्हीं के हाथों में तालिबान का नेतृत्व है। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता हुआ। कई दौर की बातचीत के बाद यह समझौता हुआ था। इसके बाद तालिबान ने शहरों और सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद कुछ खास तरह के लोगों को निशाना बनाने की शुरुआत की और ऐसे हमलों से उसने अफगानिस्तान की जनता को आतंकित कर दिया। कैसे शुरू हुई अफगानिस्तान की मुसीबत? इतिहास शायद ही किसी मुल्क की किस्मत में इतने अजीबोगरीब तरीके से वक्त के पन्ने पलटता हो जितना अफगानिस्तान की पहाड़ी पथरीली जमीन ने देखी है। कभी रूस के समर्थन से चल रहे जहीर शाह के शासन में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा अफगानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान के मध्ययुगीन शासन को भी देख चुका है। इसके बाद 9/11 के हमले के बाद अमेरिकी और नाटो देशों की सेनाओं ने तालिबान के शासन से मुक्ति दिलाई तो 20 साल में अपने पैर पर खड़ा होना मुल्क सीख ही रहा था कि तालिबान ने फिर से सिर उठा लिया। अप्रैल 2021 में अमेरिका ने ऐलान किया कि सितंबर तक उनके सैनिक लौट जाएंगे और इसके बाद तालिबान ने हमले तेज किए और आज नतीजा सबके सामने है। जहां जहां तालिबान का कब्जा होता गया वहां फिर वही शरिया कानून, कोड़े मारने की सजा, सड़कों पर कत्लेआम और दाढ़ी बढ़ाने, संगीत सुनने, महिलाओं पर पाबंदियों जैसे मध्ययुगीन फरमानों का दौर लौटता आया। पूरे देश पर अब फिर तालिबान का कब्जा है और लोग खौफ में फिर घर बार छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में भागने को मजबूर हैं। अफगानिस्तान सरकार को तालिबान से खतरा। इन हमलों में तालिबान ने पत्रकारों, न्यायाधीशों, शांति कार्यकर्ता और रसूख के पदों पर बैठी महिलाओं को निशाना बनाया। जाहिर है तालिबान ने केवल अपनी रणनीति बदली थी, कट्टरपंथी विचारधारा बिल्कुल नहीं बदली। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने गंभीर तौर पर चिंता जताई थी कि अंतर्राष्ट्रीय मदद के बिना अफगानिस्तान सरकार के सामने अस्तित्व बचाने का संकट होगा। 2 दशक तक चले एक युद्ध में अमेरिकी महाशक्ति को छकाने के बाद तालिबान ने बड़े क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इससे अमेरिकी सेना के बाहर निकलने के बाद काबुल में सरकार के अस्थिर होने का खतरा है। माना जा रहा है कि साल 2001 के बाद पहली बार तालिबान इतना मजबूत दिख रहा है। नेटो के आकलन के मुताबिक अभी समूह के पूर्णकालिक लड़ाकों की संख्या 85,000 के आसपास है। अभी तालिबान का कितने इलाके पर कब्जा है ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अनुमान ये है कि देश के 5वें हिस्से से लेकर 1/3 हिस्से के बीच के क्षेत्र पर तालिबान का ही नियंत्रण है। तालिबान जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं वो कई लोगों को चिंतित करने वाला है। अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाले मिशन के कमांडर जनरल ऑस्टिन मिलर ने जून में ही चेतावनी दे दी थी कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। जून महीने में ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी अफगानिस्तान के हालात का आकलन किया था, लेकिन उनके अनुमान से पहले ही अफगानिस्तान की हालत खराब हो गई। काबुल में अफरा तफरी का माहौल। देश को मझधार में छोड़कर भले ही राष्ट्रपति अशरफ गनी के लोग भाग गए हों, लेकिन सेना, एयरफोर्स के लोगों के लिए तालिबान के शासन में रहना मौत के खेल से कम बिल्कुल नहीं है। तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाले उप राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया कि तालिबान के साथ मिलकर काम करना किसी भी सूरत में संभव नहीं। वहीं एयरफोर्स के पायलट मेजर रहमान रहमानी ने कहा कि आज अगर तालिबान के लोग सेना और पुलिस के लोगों पर जुल्म ना भी करें तो भी वो 6 महीने के बाद लोगों के घर घर जाएंगे और उनके खिलाफ जंग लड़ने वालों का कत्लेआम करेंगे। इनके सामने सरेंडर करने की जगह जान दे देना ही सही है। अफगानिस्तान की महिला फिल्म मेकर साहरा करीमी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव हुआ, जिसमें वो तालिबान की एंट्री के बाद काबुल छोड़कर जाती दिखी और दुनिया से अफगान लोगों को बचाने की गुहार लगाती दिखी।
राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के साथ ही पूरे अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का नियंत्रण पक्का हो गया। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रशासन के बड़े नेता और अधिकारी देश छोड़कर जा चुके हैं। तालिबान लड़ाके काबुल के प्रमुख जगहों पर कब्जा करते जा रहे हैं। इसी के साथ दुनिया तालिबान के 20 साल पहले के बर्बर शासन को याद कर सेव अफगानिस्तान के नारे दे रही है। अफगान सरकार और सेना के सरेंडर करते दिखते ही तालिबान का कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बारादर दोहा से काबुल पहुंच गया। वो सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचा और सत्ता स्थानांतरण को लेकर अफगान राष्ट्रपति गनी से बात की। इसके बाद कुछ देर बाद अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर भागने की खबर आई। खबरों के अनुसार अशरफ गनी और उनके प्रमुख सलाहकार पड़ोसी देश तजाकिस्तान चले गए। काबुल से भागती गाड़ियां बड़ी संख्या में तजाकिस्तान, ईरान और बाकी पड़ोसी देशों की सीमाओं की ओर भागती दिखीं। 20 साल पहले तालिबान के बर्बर और मध्ययुगीन शासन को देख चुके लोग कहीं भी बस शरण ले लेना चाहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते हैं। भारत के लिए भी बड़ी चुनौती। काबुल पर तालिबान के कब्जे से देश दुनिया के सारे समीकरण बदल गए हैं। भारत के लिए चुनौती बड़ी हो गई है। अफगानिस्तान की वजह से भारत की फिक्र बढ़ गई है। ऐसे में सवाल यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान के वर्चस्व वाली सरकार बनते ही भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? अफगानिस्तान में भारत की प्रमुख चिंता क्या होगी? यही नहीं, अफगानिस्तान में भारत की प्राथमिकताएं क्या होंगी? अफगानिस्तान में भारत शांति समझौते का समर्थक रहा है और तालिबान को लेकर आशंकित रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान में भारत की चिंता सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़ी है। अफगानिस्तान में एक स्थिर सरकार के गठन के बाद भारत ने वहां बड़ा निवेश किया। ये निवेश करीब $3 अरब का है, जो पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में अलग अलग प्रोजेक्ट में किया गया। भारत का अफगानिस्तान में $3 अरब का निवेश। ऐसे में अब भारत को ये आशंका है कि उसके सारे प्रोजेक्ट रुक सकते हैं, साथ ही पहले से किए गए निवेश पर पानी फिर सकता है, क्योंकि अब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है और तालिबान के नेता हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। चीन और पाकिस्तान के करीबी भी हैं वो। आप इसे ऐसे भी समझिए कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही अमेरिका समेत ज्यादातर देशों ने अपनी सेनाओं और अधिकारियों को वापस बुला लिया। लेकिन चीन ना सिर्फ वहीं डटा हुआ है, बल्कि उसने अपनी मंशा भी साफ कर दी है। कश्मीर में प्रभावित हो सकते हैं हालात। भारत को यह भी आशंका है कि काबुल के कब्जे का सीधा असर कश्मीर में सक्रिय चरमपंथ पर पड़ सकता है। आने वाले वक्त में कश्मीर में हालात प्रभावित हो सकते हैं। तालिबान के एक धड़े पर पाकिस्तान का सीधा और बड़ा प्रभाव है। ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान राज भारत के लिए बेहतर स्थिति नहीं है। तालिबान के एक प्रमुख समूह हक्कानी ने अफगानिस्तान में भारतीय निवेश को पहली बार निशाना भी बनाया है। भारत और तुर्की के रिश्तों पर पड़ेगा असर। संभावना यह भी है कि अफगानिस्तान में तुर्की की भूमिका का विस्तार हो। अगर तुर्की की भूमिका अफगानिस्तान में बढ़ती है तो इसका सीधा असर भारत और तुर्की के रिश्तों पर पड़ेगा। कश्मीर पर तुर्की के बयान के बाद दोनों देशों के बीच तल्खी है। तुर्की पाकिस्तान के अधिक करीब भी है। ये समीकरण भी भारत के लिए भविष्य में मुसीबत बन सकती है। तालिबान के आने से दुनिया भर में इस्लामिक कट्टरपंथ बढ़ने का भी खतरा है और इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। रूस और तुर्की बोले, डर की बात नहीं, अफगानिस्तान में बने रहेंगे दूतावास। हालांकि रूस ने कहा है कि उसे अपने दूतावास को खाली करने की कोई वजह नहीं दिखती। तुर्की ने भी कहा कि उसका दूतावास नियमित रूप से काम करता रहेगा। डरे हुए हैं लोग। तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा है कि उनकी सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अच्छे संबंध चाहती है, लेकिन बहुत से अफगान लोगों को डर है कि तालिबान अपने उसी भयानक रूप में लौटेगा जिसने 1996 से 2001 के दौरान लोगों को अमानवीय यातनाएं दी थी। अपने 5 साल के शासन में तालिबान ने अफगानिस्तान देश पर शरिया कानून लागू कर दिया था। उस दौरान महिलाओं के पढ़ने और काम करने पर रोक लगा दी गई थी। देश में पत्थरबाजी, कोड़े मारना और सार्वजनिक तौर पर मौत के घाट उतारने जैसी सजाएं दी जाती थी।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने तालिबान और अन्य पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने महिलाओं व लड़कियों के भविष्य को लेकर खास तौर पर चिंता जताई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।